चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। देखिए क्या था, इससे पहले अंग्रेज हमारे ऊपर जब राज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही थी, तब हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। आखिर सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम कानून हैं कि कैसे एक देश को चलाया जाएगा, कैसे एक देश के ऊपर हुकूमत की जाएगी। जैसे हमारी आज सरकार है, हम हमारे देश को चला रही है, वो किसके तहत चला रही है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चला रही है, उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई है, इसलिए वो चला पा रही है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर देंगे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम थोड़े फंडामेंटल्स को जान लेते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स। क्या है? कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे टू गवर्न अ कंट्री, एक कंट्री को चलाया जाएगा, एक कंट्री पे राज करा जाएगा, हुकूमत की जाएगी, है ना। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? इसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं। लेकिन जब इसको बनाया गया, जब इसको लागू करा गया, तब इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। कितने? 395 आर्टिकल्स थे। करंटली आप इसको याद रखिए। इसके अंदर कुछ शेड्यूल्स भी हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है उसके अंदर। जैसे शेड्यूल्स है हमारे, कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो को देखा होगा तो आपने को मैंने बताया था कि 7 शेड्यूल, जैसे 7 शेड्यूल उसके अंदर क्या थी? हमारी फेडरल लिस्ट थी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे। क्यों? क्योंकि यूनियन और स्टेट के लिए इंडिया के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दोनों एक ही के अंदर दिए हुए हैं, दोनों कंबाइंड हैं, है ना। और कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं, उसकी वजह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन का साइज लेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों कंबाइंड है, इसलिए लेंथीएस्ट है। टोटल पार्ट्स कितने हैं? जैसे एक किताब के अंदर चैप्टर्स होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं, यानी कि 22 चैप्टर हैं इसके अंदर। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली यूपी PCS के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पार्ट्स को याद कर। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको याद करना है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की भी ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा अभी इसके आगे। और ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है। चलिए अब पढ़ते हैं डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए डिमांड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाई जानी थी जो कि फ्रेम कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को अपने इंडिया के हिसाब से। मतलब अब आने वाला इंडिया क्या था? इंडिपेंडेंट इंडिया होने वाला था, ऐसा पता नहीं था, लेकिन हाँ तैयारियां तो पहले से ही शुरू हो गई थी। देखिए MN रॉय, इन्होंने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की, और जवाहरलाल नेहरू 1938 में कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी भी आउटसाइडर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। यानी कि ये चाहते थे कि सिर्फ इंडियंस ही रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, क्योंकि अपने देश के लिए वो बनाना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी सदस्य हैं, यानी जो भी मेंबर्स हैं, वो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब जैसे जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें 18 साल से ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं, इसी को एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। डिमांड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940 फुली। 1940 में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात के लिए मान गई, है ना, और फुली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर, जो कि हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन इन 1942 केम विद प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंट बट रिजेक्टेड। एक क्रिप्स प्रपोजल भी आता है 1942 के अंदर, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं हम, उसको भी क्या करते हैं यहाँ के लोग? रिजेक्ट कर देते हैं। स्पेशली मुस्लिम लीग क्या करती है? क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, क्योंकि वे पार्टीशन चाहते थे, इसलिए लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये कहते भी हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इस प्रपोजल को सामने लाया जाएगा। उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब बन जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया जिनका नाम था सचिनंदन सिन्हा। इन्होंने प्रेसाइड किया था इस मीटिंग को। लेकिन मुस्लिम लीग अभी भी इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करती, इसको अटेंड नहीं करती है, इसका बॉयकॉट करती है। बाद में क्या होता है? बाद में एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, जो कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बाद में क्या होते हैं? ये इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, किसका?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और साथ ही साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं इस कमेटी के, एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, है ना, इनको क्या बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर होने क्या वाला है, हमारे इंडिया के लिए जो हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसमें होने क्या वाला है। तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, जो कि पास किया गया था किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू ने इसको रन किया था। जिससे कि आप समझ सके, मैंने यहाँ लिख दिया है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उसके लिए क्या पास किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखिए मेनली जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, जो यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए, जो पीसीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कमिटीज़ हैं। और इन कमेटी के चेयरमैन कौन कौन थे ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन थे, किसने चेयर की थी उस कमेटी को, तो जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे, अपने सरदार पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अपने बी.आर. अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनके कौन थे, सरदार पटेल। देखिए ये एक बड़ी कमेटी थी। इसी कमेटी के अंदर कई और कमेटियां थी, ये 4 कमेटी थी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसको चेयर कर रहे थे जे.बी. कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी एस.सी. मुखर्जी। और ये नीचे की जो 2 हैं, ये मैंने इनको तो कभी यूपीएससी को नहीं देखा पूछते हुए, या यूपी पीसीएस कभी इनको पूछ रहा हो, ये इतनी मुझे लगती नहीं खास इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार फिर भी आप इनको लिख लीजिए, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एंड ट्राइबल एरियाज के लिए गोपीनाथ बरदोलोई, और 4 है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में ए.वी. ठक्कर, है ना। तो इनको आप नोट कर लीजिए। और भी कमिटीज हैं और इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाती है ना, इतना ज्यादा कुछ इनमें टिपिकल रहता नहीं है। और जो हमारी अगली कमेटी है वो है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। और अगली है स्टेट्स कमेटी, जिसको जेएल यानी जवाहरलाल नेहरू ने चेयर किया था। और फिर है स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये वाली जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिर कुछ कमेटीज़ आती है, कुछ माइनर कमेटीज़ भी थी। देखिए माइनर कमेटीज़ में हमारी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये सीएमटी जो लिखा है इसका मतलब कमेटी है, थोड़ा शॉर्ट में जगह कम रहती है बोर्ड पे, इसीलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने इनको बहुत कम देखा है इनको पूछते हुए, मैंने कुछ ही जो लिखी हैं जो शायद पूछी जा सकती हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जी.वी. मावलंकर। एड हॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, एस. वरदाचारी। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, बी. पट्टाभर सीतारामैया। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एस. के धर। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू। एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, एस. वरदाचारी। देखिए थोड़ा सा मेरी वॉइस आज सही नहीं है क्योंकि तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप इन वाली जो चीज़ों को है आप नोट कर लीजिए और इनको आप बार बार पढ़ेंगे। स्पेशली जो मेजर कमिटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप एकदम मेमोराइज कर लीजिए, है ना। यहाँ पे चीज़ें मेमोराइज करने वाली ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। देखिए सारी कमिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी जो थी वो अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट यानी तैयार करने का काम कौन कर रही थी, ड्राफ्टिंग कमेटी कर रही थी। प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, इसके 7 मेंबर्स थे जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, खूब पूछे जाते हैं। पहले जो कि इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे एन. गोपाल स्वामी अय्यनगर, तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे के.एम. मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे एन. माधवा राव और 7 में थे जो कि आखिरी मेंबर टी.टी. कृष्णमाचारी, है ना। ये 7 मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, इनके चेयरमैन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, खूब पूछ लिया जाता है। और बहुत अच्छे से ये चीज़ पीसीएस और यूपीएससी घुमा घुमा के पूछती है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, यानी कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, अब ये पूरा तैयार है, हमारे हाथ में है। ये कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। अभी लागू नहीं हुआ, अडॉप्ट किया गया है, सिर्फ लिया गया है ना। अब उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड, अब लागू हुआ, यानी लागू अब यानी कि
अब ये आ चुका है, अब ये लागू हो चुका है देश में। अब इसके तहत चीज़ें होंगी। वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950, है ना, जो कि अपना रिपब्लिक डे है। और 26 नवंबर 1949 कैसे बनाया जाता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? एडॉप्ट हुआ था। और उसके बाद ये लागू कब हुआ, यानी इन्फोर्स कब हुआ? ये इन्फोर्स होता है 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा रिपब्लिक डे था। ठीक है, यही था इस चैप्टर में। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर मैंने सब कवर कर ली है, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यही था, आप इन सब चीज़ों के आपने, मैं मानता हूँ आपने नोट्स बना लिए होंगे। इन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।